हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू द चैनल। और सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और अभी आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट वीडियो पर डायमेंशन का पार्ट नंबर 1 मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो वॉच नहीं किया है तो पहले उसको वॉच करें, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो दोबारा रिपीट करती हूँ, डायमेंशन का पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। अगर आपने वो वॉच नहीं किया है पहले उसको वॉच करें, फिर ये समझ में आएगा। मैंने उसके अंदर कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ थी, फिजिकल क्वांटिटीज़, जिनकी जो है डायमेंशंस आपको बताई थी कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, क्या होता है डायमेंशन का मतलब क्या होता है। तो ये सब चीज़ें उसमें ब्रीफली मैंने डिस्क्राइब करी थी, तो उस वीडियो पे जाएं, उसको वॉच करें। और इसके अंदर मैं आपको आगे कंटिन्यू कराती हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में है फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको 10 डायमेंशन निकलवाई थी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेन, STRAIN। अब स्ट्रेन क्या होता है? तो अगर हम स्ट्रेन का बेसिक फॉर्मूला देखें, भाई स्ट्रेन क्या है, सो व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज व्हाट? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले आप यहाँ देखिए, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम, तो उसका पर्टिकुलर शेप होता है, साइज होता है, जो भी उसका ओरिजिनल रहता है। सो दैट ऑल अकाउंट्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन। उसको कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। सो दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसमें लेंथ भी आ गई। अगर एरिया की बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन में है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया भी आ गया। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन में है तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है ओवरऑल शेप और स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का। तो जो भी क्वांटिटीज़ उसके पूरे स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें चाहिए, सो दैट मीन्स व्हाट? कॉन्फ़िगरेशन। वो कॉन्फ़िगरेशन है, किस चीज़ से मिलके वो बना हुआ है, क्या शेप है, क्या साइज़ है। सो इट इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल। चेंज कितना आया, ठीक है, उसको ओरिजिनल क्या था, पहले क्या था, उससे डिवाइड कर दो। तो अगर आप लेंथ की बात कर रहे हो, सपोज करो कोई रॉड ले लिया आपने, ठीक है, ये हमारे पास रॉड है और इसकी लेंथ जो है ओरिजिनल जो है वो L है। मैंने दिखा दिया, ओरिजिनल लेंथ L है। आपने फोर्स अप्लाई करी इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नॉर्मल टू इट, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन से, और ये फिक्स्ड है यहाँ से। तो अगर इसके अंदर चेंज आ गया तो जितना भी चेंज आया, सपोज करो थोड़ा सा रबर का रॉड है और ये स्ट्रेच हो गया, फोर्स अप्लाई करने से आसानी से रबर स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, तो ये लेंथ इंक्रीज हो गई। तो कितना चेंज आया तो उसको निकाल लेंगे, भाई कितना चेंज आया, तो डॉटेड करके मैंने ऐसे निकाल दिया। तो ये क्या आया है? चेंज। चेंज को फिजिक्स में डेल्टा से दिखा देते हैं। ये जो आपका मैथ्स में ट्राइंगल के लिए भी यूज़ होता है, ये ट्राइंगल वाला सिंबल फिजिक्स में ये किसको दिखाने के लिए यूज़ होता है? चेंज। तो ये क्या आ गया? चेंज इन लेंथ। तो चेंज कितना आया लेंथ में डिवाइडेड बाई पहले कितनी थी, ध्यान रखना पहले कितनी थी, तो ओरिजिनल लेंथ। और चेंज जो आया है, मैं फाइनल लेंथ की बात नहीं कर रही हूँ, चेंज कितना आया उसको ओरिजिनल से डिवाइड कर दो, दैट इज व्हाट? स्ट्रेन। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो पहले वॉल्यूम कितना था, ठीक है, दैट मीन्स ओरिजिनल वॉल्यूम। जब हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस जो है, तो उसका वॉल्यूम चेंज हो गया किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो अब चेंज कितना आया है, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज कितना आया उसको ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेन। अब स्ट्रेन अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। ये कहाँ पे पढ़ते हैं आप? एक चैप्टर आएगा क्लास 11th में, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 पार्ट 2 जो है NCERT का, इलास्टिसिटी यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चैप्टर का पूरा नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो वो चैप्टर 9 में आप ये पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो राइट नाउ मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। एक एग्जाम्पल दिया मैंने लेंथ लेकर। सिमिलरली अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो आप क्या पढ़ेंगे, तो यानी कि स्ट्रेन अलग अलग टाइप का हो जाता है। लेंथ में चेंज आ रहा है तो बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो हम बोल देते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो अलग अलग ऐसे शेप में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन। तो अलग अलग टाइप का स्ट्रेन है। अभी हम बात करते हैं जनरल, यानी कि अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल लिख देती हूँ, चलो लॉन्गिट्यूडनल।
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर लेंथ में चेंज आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक, शेप में चेंज आ रहा है शेयर स्ट्रेन। तो मैं अभी पहले दो को एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेन पे आपका फोकस रहना चाहिए। कोई भी टाइप का स्ट्रेन है, लेकिन मैं स्ट्रेन की बात कर रही हूँ, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल है, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक है, चाहे वो शेयर स्ट्रेन है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेन। स्ट्रेन इज व्हाट चेंज इन कॉन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन। अब लॉन्गिट्यूडनल है तो लेंथ में, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ध्यान रखना। ऐसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो हम क्या लिखेंगे इसको, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और मुझे इसकी डायमेंशन निकालनी है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल है या वॉल्यूमेट्रिक है, जो भी टाइप का स्ट्रेन है। अब मुझे डायमेंशन फाइंड करनी है, चेंज किस में आ रहा है, लेंथ में। और डायमेंशन में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, पहले भी मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। लेंथ में यानी कि डिस्टेंस में आप डिस्टेंस ही ऐड कर सकते हो, तो डिस्टेंस में से डिस्टेंस ही माइनस कर सकते हो। डिस्टेंस में आप केजी ऐड नहीं कर सकते कि मीटर में केजी ऐड कर दिया। सो इट इज चेंज इन लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ माइनस लेंथ, जो भी आएगा चेंज तो लेंथ ही आएगा। तो ये चेंज, डेल्टा की कोई डायमेंशंस नहीं होती है, जिसमें आ रहा है चेंज, देखो किस में आ रहा है चेंज, लेंथ में। तो इसका मतलब अपसाइड में क्या है, एल है, लेंथ है, अपॉन में भी क्या है, लेंथ है, ठीक है। जो एल है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, किससे दिखाते हैं उसको, एल से। तो स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा यूज करना है डायमेंशन को दिखाने के लिए। ये लेंथ है, डिस्टेंस जो है लेंथ को किससे दिखाते हैं, एल से। नीचे भी लेंथ है तो इसको भी किससे दिखाएंगे, एल से, राइट। अब एल से एल हो गया बेटे कैंसिल, तो कहानी खत्म हो गई इसकी। यानी कि कोई डायमेंशन नहीं होती है स्ट्रेन की, कोई डायमेंशन नहीं होती है तो आप कैसे दिखाएंगे, m0 l0 t0, ठीक है। तो इसका मतलब स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। सिमिलरली यहाँ पर आ जाइए, ये क्या है आपके पास में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ही तो चेंज हो रहा है, तो जो भी आ रहा है माइनस करके फाइनल माइनस इनिशियल आएगा तो वॉल्यूम ही ना, तो उसका मतलब ऊपर भी वॉल्यूम है, अपॉन में भी वॉल्यूम है। सो दैट मीन्स वॉल्यूम की डायमेंशन पुट कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, अपॉन में भी क्या है, दिस इज वॉल्यूम, तो अपॉन में भी क्या हो गया, एल क्यूब। अब एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल हो गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम, दोनों की डायमेंशन जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, m0 l0 t0। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ जाइए। सिर्फ स्ट्रेन लिखा हो किसी भी क्वेश्चन में, या उसका कोई सब टाइप लिखा हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन भी होता है, एनी टाइप ऑफ स्ट्रेन लिखा हो, स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वांटिटी कराती हूं आपको। नेक्स्ट क्वांटिटी पे चलते हैं। अगर मैंने पहले ये करा दिया है तो कोई बात नहीं, दोबारा आपका रिपीट हो जाएगा स्ट्रेस, क्योंकि मुझे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्सप्लेन करना है, तो दोनों चीज़ को पढ़ना सही रहेगा साथ के साथ में, स्ट्रेस को भी और स्ट्रेन को भी। अगर मैंने पहले करा दिया है तो आप रिवाइज कर लें। स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। तो यानी कि स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, फोर्स चाहे परपेंडिकुलर लग रहा हो एरिया के ऊपर या टच करके लग रहा है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल, टच करके फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। एनी टाइप ऑफ फोर्स, किसी भी टाइप का फोर्स है, कैसे भी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया। इसको जब हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते हैं डिटेल में, तो थोड़ा और इसको तमीज़ से पढ़ते हैं, ठीक है। तो और डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स और ये नॉर्मल स्ट्रेस, अलग अलग टाइप का स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। सो वहाँ पर और डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन डायमेंशन में हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ इतना समझ लो आप, ये फोर्स अपॉन एरिया, इसको डीफॉर्मिंग फोर्स भी बोल देते हैं, कि शेप खराब करने के लिए जो फोर्स लग रही है, दैट इज व्हाट डीफॉर्मिंग फोर्स। सो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो इसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेस बोल देंगे। तो मुझे तो डायमेंशन से मतलब है, कोई भी टाइप का स्ट्रेस हो, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो, चाहे वो आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस हो, लेकिन स्ट्रेस का फॉर्मूला ये रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स होता है mlt-2, ठीक है, पहले पढ़ा दिया है मैंने, ये फोर्स होता है mlt-2। और एरिया तो पहले स्टेप में बताया था, एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया की डायमेंशन क्या रहती है, एल स्क्वायर। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक एल से एक एल कैंसिल, नीचे एक एल बचेगा हमारे पास में, अपसाइड ले जाएंगे तो पावर जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि जो स्ट्रेस होता है उसकी डायमेंशन क्या आ गई हमारे पास, m, एक एल से एक एल की पावर कैंसिल, ये एल अपसाइड में पहुंचेगा तो -1 हो जाएगा, एंड t-2। तो उसका मतलब हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई, स्ट्रेस की।
अब हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, और उसको हम काफ़ी यूज़ करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस में आएगा वो, उसकी डायमेंशन निकालेंगे। पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें स्ट्रेस की डायमेंशन का। स्ट्रेस और प्रेशर दोनों की डायमेंशंस क्या रहती है? सेम, क्योंकि जो फॉर्मूला है इनको कैलकुलेट करने का वो सेम है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर में क्या हो जाता है? नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। ओके, नेक्स्ट जिसको मैं बोल रही थी कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक चीज़ होती है कि रट लेना, कि भाई डायमेंशन हमने बस रट्टा मार लिया, हमें कोई कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीज़ है वो, उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, बस डायमेंशन है रट ली हमने, फॉर्मूला है क्रेम कर लिया हमने, तो फिर भूल जाते हैं, वो चीज़ फिर काम नहीं आती। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि डायमेंशंस हो या कोई भी टॉपिक हो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको रट्टा नहीं मारना है उसका। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या चीज़ है, तो उसके लिए मैं एक लॉ बताऊंगी आपको, ये डिटेल में तो चैप्टर नंबर 9 में, बिकॉज वहीं पर इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन सब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में हुक्स लॉ। अब क्या कहता है ये आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन उसका नाम क्या था उसको नहीं जानते हो, सो दैट इज एच है ये, दिस इज एच, हुक्स लॉ। क्या है ये लॉ? आप जितना फोर्स अप्लाई करते हो उतना चेंज आता है, ठीक है, या चेंज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सपोज करो एक रबर का रॉड ले लिया आपने, सो ये अगर मैंने मार्कर को बोला कि बेटे इसको इमेजिन करो कि ये रबर से बना हुआ कोई रॉड है और आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो आप खुद सोचो कि ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही इसके अंदर क्या आएगा? चेंज आएगा। आप फोर्स नहीं लगा रहे तो चेंज भी नहीं आएगा। आप फोर्स कम लगाओगे तो फोर्स कहाँ लगा रहे हो? एरिया पे, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इस एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है? अभी पढ़ाया है स्ट्रेस, ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या होता है? स्ट्रेस। तो मैं ये बोल सकती हूँ ना, फोर्स लगा रही हूँ इस वाले एरिया पे, तो मैं कह सकती हूँ स्ट्रेस। जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे उतना चेंज आएगा, और चेंज कितना आता है? पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। दैट मीन्स हमने दोनों चीज को रिलेट कर दिया, स्ट्रेस को और स्ट्रेन को। दैट मीन्स क्या निकल के आता है रिजल्ट, कि जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज्यादा क्या आएगा? स्ट्रेन आएगा, अप टू स्मॉल डी फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है बेटे हम जितना भी फोर्स लगाते रहेंगे अप टू इन्फिनिटी, वो बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा, एक टाइम आता है लिमिट खत्म हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, फिर वो स्ट्रेच नहीं होता। तो ये जो लिमिटेशन है इस लॉ की, ऐसा नहीं है ये वैलिड है कि स्ट्रेस लगाते रहेंगे स्ट्रेन आता रहेगा, स्ट्रेन आता रहेगा और अप टू इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट ऐसे जाता रहेगा, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम तक वो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या रहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो इसकी लिमिटेशन, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? हुक्स लॉ वैलिड होता है लेकिन स्मॉल डिफॉर्मेशंस के लिए। अगर आप ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर दोगे तो कई बार होता है वो अपनी इलास्टिक लिमिट पे पहुंच जाता है, ठीक है, उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट भी आ सकता है, टूट भी सकता है आपका ऑब्जेक्ट जो है, अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाते ही रहेंगे। तो ये स्मॉल डिफॉर्मेशंस, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, स्मॉल डिफॉर्मेशंस के लिए वैलिड है। ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कहीं तक भी फोर्स लगाते जा रहे हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना हम फोर्स लगाते हैं पर्टिकुलर एरिया पर, फोर्स पर यूनिट एरिया, उतना ही चेंज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उतना चेंज ज़्यादा आता है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो जितना स्ट्रेस लगाते हैं उतना ही चेंज आता है, स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में जब चेंज करते हैं यहाँ पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को गला भी थोड़ा ख़राब हो गया है, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में जब चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ई से दिखाते हैं जिस कांस्टेंट को हम, एनसीईआरटी में ई यूज़ किया है सिंबल, तो मैं ई यूज़ कराऊंगी, ई इंटू स्ट्रेन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज किया तो एक कांस्टेंट आया, ई से दिखाते हैं जिस कांस्टेंट को, और इस कांस्टेंट का नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा भाई? ई का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन इधर ले आओ स्ट्रेस के अपॉन में, तो उसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसके इक्वल है? ई के इक्वल है। सो दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आ गया आपके पास में, क्या हो गया? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
स्ट्रेस के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप का होता है, स्ट्रेन के भी, लेकिन डायमेंशन कोई भी टाइप का स्ट्रेस हो उसकी क्या होगी, m l-1 t-2, जो भी मैंने फाइंड कराई है। कोई भी टाइप का स्ट्रेन हो, ठीक है, ये डायमेंशन लेस होगा, तो जो स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस हो गया। तो एक सिंपल सा लॉजिक समझ में आता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन स्ट्रेस के इक्वल होती है। क्यों होगी ये दोनों इक्वल, क्योंकि स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती, m0 l0 t0, तो ये तो स्टोरी में से ही गायब हो गया, कहानी में से खत्म हो गया ना, ये तो m0 l0 t0। इसका मतलब जो स्ट्रेस की डायमेंशन होगी वही किसकी डायमेंशन होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, राइट, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, अब हमें पता चल गया ये E क्या है, जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता था अब वो हमारी स्टोरी में आ गया है, भाई E क्या है, और इसकी कहानी हमें पता चल गई है। क्या था ये, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जब भी आए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एकदम से आपको ध्यान आना चाहिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है और स्ट्रेस जो है उसकी डायमेंशन अभी निकाली हमने, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, तो यानी कि स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस हो गया, स्ट्रेस की डायमेंशन होगी m l-1 t-2। अब यहाँ पर E की डायमेंशन आ जाएगी, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, स्ट्रेस की डायमेंशन अभी इससे पहले फाइंड कराई थी m l-1 t-2, और स्ट्रेन डायमेंशन लेस यानी कि m0 l0 t0, ना भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि m0 l0 t0 किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, 1 × 1 × 1 1, ठीक है, तो वो स्टोरी से ही गायब है। तो E की डायमेंशन क्या आ गई हमारे पास में, m l-1 t-2। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और जो हमारे पास स्ट्रेस है, प्रेशर है, इन तीनों की डायमेंशन क्या है, सेम। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो ऐसे मैंने बताया आपको कौन सा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, इन तीनों की डायमेंशंस क्या है, सेम डायमेंशंस है। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं फर्दर। ओके, तो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, अभी आपको काफ़ी चीज़ें और पढ़नी है इसके बारे में, तो ये आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझना होगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके पास में आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ, ये नहीं कि फिर प्रॉब्लम फेस करें। अब हम टाइप ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस के भी टाइप हैं, अभी मैंने बताया था जब लेंथ में चेंज आता है तो हम उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, तो यानी कि यंग्स मॉडुलस। अगर लेंथ में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो बल्क मॉडुलस, और अगर उसकी शेप डिफॉर्म हो रही है, ठीक है, शेप जो है वो डिफॉर्म हो रही है, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं तो शियर स्ट्रेन, शियर मॉडुलस। अगर एनसीईआरटी की सिंबल्स की टर्म्स में देखें तो यंग्स मॉडुलस को Y से दिखाते हैं, बल्क मॉडुलस को एनसीईआरटी में B से दिखाया हुआ है, शियर मॉडुलस जो है उसको G से दिखाया है, कैपिटल G से। शियर मॉडुलस का एक और भी नेम होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको ईटा सिंबल से भी दिखा देते हैं, इस सिंबल को ईटा सिंबल बोलते हैं, इससे भी दिखा देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए भी ये सिंबल यूज होता है। तो अब हम देखते हैं ये क्या चीज़ है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है। यंग्स मॉडुलस क्या होगा, अगर मैं Y से दिखा रही हूँ तो एनी मॉडुलस, मैंने बताया था कोई भी टाइप का मॉडुलस हो, दिमाग में एकदम से आपके आना चाहिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉडुलस है कोई भी टाइप का, ये है, ये भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यहाँ पर है बल्क मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, शेयर मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अब क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, नॉर्मल स्ट्रेस है, स्ट्रेस ही किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ में चेंज आ रहा है। और मैंने बताया था स्ट्रेन कोई भी टाइप का हो डायमेंशन लेस होता है। तो यंग्स मॉडुलस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया और लेंथ में चेंज आ रहा है, तो हम उसको यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। तो स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है, तो इसकी तो कहानी खत्म यहाँ पर। तो इसका मतलब किसकी डायमेंशन लिखी जाएगी, सिर्फ स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, क्या आती है, m l-1 t-2, और नीचे स्ट्रेन है, मैंने लिखा ही नहीं कुछ यहाँ पे, तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस भी क्या होता है, m l-1 t-2। अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस,
सो दैट इज बल्क मॉडुलस। सो बल्क मॉडुलस भी क्या होगा, ये क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो उसको मतलब क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस की जगह एक वर्ड यूज होता है, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ठीक है, और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो आएगा ये भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कहानी वहीं पे घूमेगी, राइट। यहाँ पे कौन सा स्ट्रेन आएगा, ये दैट इज व्हाट, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रहेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही। कोई भी मॉडुलस हो, मैंने कहा एनी टाइप ऑफ मॉडुलस, ये चेंज होते रहेंगे कि कौन से टाइप का स्ट्रेस है, कौन से टाइप का स्ट्रेन है। वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, लेकिन स्ट्रेन कोई भी हो उसकी डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस होता है, यानी कि बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होगी, M(L-1 T-2), स्ट्रेन कुछ डायमेंशन नहीं होती तो मैंने लिखा ही नहीं। यहाँ पर आ जाइए, शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस क्या होगा आपके पास में, एनी मॉडुलस, कोई भी मॉडुलस है, क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये क्या होगा आपके पास में, टेंजेंशियल स्ट्रेस, यानी कि टच करके किसी भी चीज़ पे आप स्लाइडिंग फोर्स लगा रहे हो ऐसे टच करके, तो उसको बोलते हैं टेंजेंशियल। तो यहाँ पर बी आपके पास क्या आएगा, जी क्या होगा, स्ट्रेस है, कौन से वाला स्ट्रेस है, टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, शियर स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। रहेगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही, तो इसका मतलब बस आपको बस इतना ध्यान रखना है, एनी टाइप ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस जहां वर्ड आ गया, मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस इज व्हाट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो ये भी क्या है, टेंजेंशियल, टच करके कितनी फोर्स लगाई है पर यूनिट एरिया, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन कितना वो शिफ्ट हो गया आगे, ठीक है, उसको एंगल की टर्म्स में दिखाते हैं tan थीटा से, वो बाद में पढ़ाएंगे जब आएगा चैप्टर नंबर 9 में। अभी बस इतना याद रखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मॉडुलस, शियर मॉडुलस जो जी है वो भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, स्ट्रेस की क्या होती है, M(L-1 T-2). तो उसका मतलब एनी मॉडुलस, कोई भी टाइप का मॉडुलस हो, सबकी डायमेंशन क्या होती है, M(L-1 T-2). स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट को किससे दिखाते हैं, H से दिखाते हैं, स्मॉल h से। क्या कहा था प्लैंक ने, प्लैंक ने कहा था कि जो एनर्जी आती है वो कंटिन्यूस नहीं आती है, यानी कि जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, कि जो एनर्जी आ रही है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आ रही है। उसने कहा डिस्क्रीट, यानी कि बंडल्स की फॉर्म में, अलग अलग एक एक बंडल की फॉर्म में आ रही है। तो ये क्वांटा, क्वांटा वर्ड का मतलब होता है पैकेट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी कुछ जगह पे आप उसको यूज़ करेंगे। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो क्वांटा वर्ड का मतलब क्या होता है, बंडल, पैकेट। तो लाइट का जो बंडल होता है, यानी कि लाइट जो है उसका जो बंडल है उसको फोटोन बोलते हैं। तो इसने कहा था प्लैंक ने कि जो एनर्जी आती है वो बंडल्स की फॉर्म में आती है, ऐसे पैकेट्स की फॉर्म में आती है, कंटिन्यूस नहीं आती है। तो जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो बंडल्स की फॉर्म में हो रहा है, पैकेट्स की फॉर्म में हो रहा है। और इसने कहा एवरी पैकेट, ये जो पैकेट है, अगर ये लाइट का पैकेट है, ठीक है, लाइट की बात कर रहे हैं, तो इस पैकेट का नाम होता है फोटोन। 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, फोटोन क्या होता है। लेकिन प्लैंक की थ्योरी को शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रहे। तो प्लैंक ने कहा था कि जो एनर्जी होती है एवरी फोटोन की, ईच फोटोन की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो एवरी फोटोन की जो एनर्जी है, एवरी फोटोन की, ईच फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और एवरी फोटोन की एनर्जी फिक्स्ड होती है। कितनी होती है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ये प्लैंक ने कहा था अपनी थ्योरी में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करते हैं, तो जो कांस्टेंट आता है उसको h से दिखाते हैं, स्मॉल h। सो h इंटू म्यू, और ये जो कांस्टेंट है इसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये h जो है क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब मैंने कहा बेटे प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालिए, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी अपॉन में आ जाएगी, यानी कि एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, h, प्लैंक्स कांस्टेंट। सो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है, तो एनर्जी की डायमेंशन मैंने पहले बता दी थी, एनर्जी और वर्क दोनों की इक्वल होती है, M(L2 T-2).
एनर्जी और वर्क दोनों की डायमेंशन सेम होती है, mL2T-2 एनर्जी। और अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैं रिकॉल करा देती हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। ये तो टाइम का रेसिप्रोकेट है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी, टी अपॉन में है, अपसाइड में आएगा T-1 हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं, यानी कि H क्या हो गया? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी देखिए उधर क्या है, एनर्जी की डायमेंशन mL2T-2, ये एनर्जी है और ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? T-1, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम को T से दिखाएंगे, नीचे T आएगा, ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? T-1। यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ऐसे समझ लो कि यहाँ -1 है, अपसाइड ले जाएंगे इसको तो पावर चेंज हो जाएगी, -1 से ऊपर जाके +1 हो गया। ठीक है, यहाँ T-2 है, ये ऊपर जाके +1 हो गया, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी -2 और ये ऊपर जाके +1, -2 + 1 क्या बचेगा? -1। तो यानी कि H जो है क्या बच जाएगा आपके पास में? mL2T-1। सो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या आएगी? mL2T-1। ओके, नेक्स्ट मैं आपको 2 चीज़ें पढ़ा रही हूँ इसमें और आगे, और ये आज का फिर लास्ट रहेगा। एक है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और दूसरा है प्रेशर ग्रेडियंट। आप प्रेशर पर यूनिट लेंथ देख रहे हो, यानी कि 1 सेंटीमीटर या जो भी आपकी यूनिट लेके चल रहे हो पर यूनिट लेंथ, तो प्रेशर पर यूनिट लेंथ उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। यानी कि हमने लेंथ से डिवाइड कर दिया, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। सो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा? प्रेशर पर यूनिट लेंथ, यानी कि लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, प्रेशर पर यूनिट लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। सिमिलरली वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, जो भी हमारा डिस्टेंस है, तो पर यूनिट डिस्टेंस लेंथ से, इसको भी हमने लेंथ से डिवाइड कर दिया, वहाँ भी लेंथ से, तो जो लेंथ से वेलोसिटी को आप डिवाइड करते हो, यानी कि वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग पर यूनिट करके उसको, राइट, डिस्टेंस के साथ। सिमिलरली प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इस तरह से देख रहे हैं आप कितना वेरिएशन आ रहा है प्रेशर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। सो प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन क्या आएगी? प्रेशर की क्या होती है? mL-1T-2। स्ट्रेस और प्रेशर सेम रहती है डायमेंशन, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया इज व्हाट प्रेशर। तो ये प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी? जो स्ट्रेस की होती है mL-1T-2 अपॉन लेंथ, पर यूनिट लेंथ हो गया। तो लेंथ नीचे प्लस है, अपसाइड जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक माइनस ये और ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो mL-2T-2। mL-2T-2 किसकी डायमेंशन होगी? प्रेशर ग्रेडियंट। ऐसे वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? LT-1, ठीक है, पर यूनिट डिस्टेंस देख रहे हो आप उसको, तो अपॉन में L, तो L से L देखो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन क्या होती है? T-1। अब T-1 देखो किस किस की डायमेंशन हो गई? एंगुलर स्पीड की भी होती है, अभी पढ़ाऊंगी आगे, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट की भी T-1 होती है। इससे पहले अभी क्वेश्चन कराया था फ्रीक्वेंसी, वहाँ भी डायमेंशन क्या थी? T-1 थी। तो ये नहीं है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन T-1 होगी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिनकी डायमेंशंस जो हैं वो क्या आती हैं? सेम आती है, यानी कि उन्हीं फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहे हैं। अब मैंने आज जो भी आपको पढ़ाया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 2 था। जल्दी ही मैं अपना जो पार्ट नंबर 3 है डायमेंशंस का, इस चैप्टर का, वो भी जल्दी आपके लिए जो है वीडियो बनाऊंगी। तो आप कनेक्टेड रहें चैनल के साथ में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन आई एम आस्किंग टू सब्सक्राइब द चैनल, राइट। आपको वीडियो पसंद आया है, मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।